यस, सो कम टू द टॉपिक। आज हम लोगों ने ये देखना है कि व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियस। अब जितनी भी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनमें किस तरह जो है वो एडिशन हो रही है या उसमें से किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। असल में जितना भी न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होगा उन रिएक्शंस को अब हम स्टडी करेंगे। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो वर्ड निकला है रेडियो एक्टिविटी, इसमें ये रेडिएशंस क्या है, व्हाट इज रेडिएशन। फिजिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें थ्रू द वेव्स डिफरेंट जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, कुछ उन मटेरियल में से एनर्जी जब निकलती है या तो एनर्जी जो है वो रेडिएशन असल में हमारे पास क्या है, या तो इमिशन है या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है थ्रू द वेव्स। ठीक है, वेव्स के ज़रिए किसी भी पार्टिकल से या किसी भी मटेरियल से जब एनर्जी या तो इमिट होती है या उसमें से ट्रांसमिट होती है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रेडिएशंस हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से रेडिएशंस आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जिनमें मोस्टली जो है वो है रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, एक्सरेज या फिर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इधर एक जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया गया है कि हमारे पास इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कैसी होगी, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होंगे, बीटा पार्टिकल कैसे हैं और गामा पार्टिकल्स कैसे होते हैं। इनकी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आगे जब हम लोग जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने ज़रा देखना है कि हमारे पास जो नेचुरली जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं वो किस तरह है। ये सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास 1885 में एक्सरे जो डिस्कवर किया था वो एक्सीडेंटली मींस इत्तफाकन जो है वो उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। किसने, विल्हेम ने, रॉन्टेन रॉन्टन ने इसको डिस्कवर किया। कब, जब वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि हमारे पास अगर एक ट्यूब प्रेजेंट है और उस ट्यूब के अंदर एक गैस भी जो है गैस कंटेनिंग एक ट्यूब है जिसके अंदर गैस भी मौजूद है, और उसमें से जब वो वो कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था या वो उसको स्टडी कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को उस ट्यूब के अंदर, तब वहाँ पे उसको कुछ ऐसी रेस या कुछ ऐसे पार्टिकल्स नज़र आए जिसको उसने नाम दे दिया ये एक्स रेस। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिस्कवरी थी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, वो 1896 में बिक्वेरल हमारे पास जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया। उसने ये कब डिस्कवर किया था कि जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, ये जब वो जैसे हमारे पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम के सॉल्ट्स को उसने जब देखा तो उसने वहाँ पे ये देखा कि जब यूरेनियम के सॉल्ट्स है उस पर जब अगर इस यूरेनियम को हम सूरज की गिर या सनलाइट के सामने उसको रख देते तो उसमें से कुछ रेस जो है वो निकल रही होती है, तो उन रेस को उसने नाम दे दिया एक्स रेस। देन उसके बाद हमारे पास क्या था कि जो नेचुरल रेडिएशंस या न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि अगर डेली रूटीन में हम लोग देखें तो हमारे पास सूरज को अगर हम देखें तो सूरज से जो रोशनी आ रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो उन रेज जब ये सूरज की रेज या सनलाइट जो है वो उन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर आके पड़ती हैं, उसके साथ उनका एक रिएक्शन होता है जिसमें से भी ये रेडिएशन जो है वो इमिट होती है। देन फिर हमारे पास जो है अगर नेचुरली तौर पे हम देखें तो हमारे पास टू टाइप्स की एक नेचुरल रेडिएशंस होती हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से जो है वो एक डैमेज कॉज नहीं होता, मतलब परमानेंट वो किसी चीज़ को जो है वो डैमेज नहीं करता, वो ख़राब नहीं करता। वो दो तरह के हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है क्या, अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास अर्थ है, अर्थ की फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो अर्थ जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और हर एक जो न्यूक्लियाई है या हर एक जो न्यूक्लियस होता है उसमें से कंटिन्यूसली जो है वो रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर कोई भी हमारी जैसे हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बॉडी जो है अगर उसको देखें तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक नेचुरली तौर पर या ओरिजिन करती है या वो बनी कहाँ से, वो भी किसी एक एटम से बनी हुई है। उस एटम से जो कि अर्थ के अंदर प्रेजेंट हो या एटमॉस्फेयर से प्रेजेंट हो, और
अगर हम देखें तो इवनली हमारी बॉडी से भी या हम लोग खुद भी जो है वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, हमारी बॉडी से भी रेडिएशन जो है वो निकल रही होती है। देन जो मैं अभी बताया था कि हमारे पास दो नेचुरल जो है वो नेचुरली तौर पे न्यूक्लियर रेडिएशंस होती है। एक तो हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती है जो कि आती है अर्थ से, और दूसरा हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस, वो रेडिएशंस जो कि स्पेस में से इमिट हो रही होती हैं, उन रेडिएशंस को कॉस्मिक रेडिएशंस कहा जाता है। इसको थोड़ा सा विजय से देखते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशंस जो है वो असल में हमारे पास आती कहाँ से हैं। इट कम्स फ्रॉम द स्पेस, ठीक है, यानी स्पेस से ऊपर से जो हमारे पास जितनी भी रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचती हैं, उन रेडिएशंस को हम कहेंगे दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज अ कॉस्मिक रेडिएशंस। अब यही जो रेडिएशंस होती है जब वो वहाँ से इमिट होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है वो इसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमारा एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब करता है तो जितने भी, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोगों को देखें जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं या पहाड़ों पे, या जो बड़े बड़े हमारे पास बड़े पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, उन पे जब वो रहती हैं क्योंकि वो ज़्यादा उनके करीब होती है तो वो उन रेस को जल्दी से ले लेती हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो कि जो है थोड़ा सा नीचे लेवल पे प्रेजेंट होते हैं लोग। देन उसके बाद अगर हम देखें कि वो लोग जो कि एरोप्लेन्स में या प्लेन्स वगैरह में जो है वो फ्लाई करते हैं या ऊपर जाते हैं स्पेस में, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर वो क्या करते हैं, जब वो उस जगह तक पहुँचते हैं तो वो अपने कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं कि जिनकी वजह से वो कॉस्मिक रेस उन पे अफेक्ट ना करें, वो उनको डैमेज ना करें या उनको कोई भी हार्म जो है वो ना पहुँचाएं। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लैटिट्यूड अगर देखें तो जो कि क्या है, विच you live also have a slight effect on the amount of cosmic rays you will receive। अगर हम लोग खुद देखें कि जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम लोग जो ज़मीन पर रह रहे होते हैं तो ये जो कॉस्मिक रेज होती है या रेडिएशंस होती हैं ये हम भी इसको रिसीव करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये कम्प्लीटली हमारे तक तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन इनके कुछ ऐसे पार्टिकल्स या कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि जिनको हम लोग भी रिसीव करते हैं, जो हम तक पहुँचती हैं। और दूसरा ये कि अगर कॉस्मिक रेडिएशन का हम अफेक्ट देखते हैं तो उसका अफेक्ट जो है वो हम किस चीज़ के थ्रू देख सकते हैं, वो हम अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कि हमारे पास अगर जो इसकी इंटेंसिटी जो कॉस्मिक रेस की होती है ये उस वक्त इसकी इंक्रीज मतलब ये ज़्यादा कहाँ पर होती है, अगर हम टूवर्ड्स पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ की तरफ पोल की तरफ हम जाएंगे तो ये कॉस्मिक रेस का अफेक्ट वहाँ पे एज कम्पेयर टू मिड ऑफ द अर्थ या इक्वेटर के, वो वहाँ पे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन असल में होती क्या है। न्यूक्लियर रेडिएशन असल में ये हमें पता कहाँ से चली है कि जब हमें पता चला कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर जो है वो रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो असल में जितने भी न्यूक्लियर रेडिएशंस होती है या रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अब इसके लिए हम कुछ यूजफुल टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास इसमें यूज़ हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें मेन जो चीज़ है, केमिकल जितना भी रेडिएशंस का ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसके लिए मेन जो कंपोनेंट चाहिए होगा वो क्या है, वो एटम का न्यूक्लियस होना चाहिए। देन उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो, या उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो या न्यूक्लियॉन्स हो, इनको हम लोगों ने देखना है। अब फर्दर हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ, अब न्यूक्लियर रेडिएशंस को स्टडी करने से पहले हमें ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है, या एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। उन चीज़ों को पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडिएशंस वहाँ से किस तरह इमिट होती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस अगर हम देखें तो ये हमारे पास एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जितना भी हमारे पास एटम का मोस्टली जितना भी मास होता है वो सारा का सारा क्या होता है, वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस की हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है, न्यूक्लियस हमारे पास छोटा है या बड़ा है। तो एटम का कम्प्लीटली मास जो है वो डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस पे। और
न्यूक्लियस जो है इस पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पार्टिकल होता है और ये रिवॉल्व करता है, या ये पार्टिकल जो है ये प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देन व्हाट इज न्यूक्लियन? न्यूक्लियन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कलेक्टिवली न्यूट्रॉन्स कहा जाए, न्यूक्लियन कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और साथ में उसके प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियन। फिर प्रोटॉन अगर हम देखें, जैसे हमने बोला था कि न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और दूसरा, अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन जो है दे हैव अ नो चार्ज बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? एक न्यूट्रल चीज है। अब अगर हम देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं, अगर उनको हम देखें एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, अगर उसका कंपैरिजन करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 2000 टाइम्स हैवियर होते हैं। मतलब वो इतना उसका वो मैसिव होते हैं, उनका मास जो है वो 2000 टाइम्स जो है वो हैवी होता है देन तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एक जैसे कि अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो ये मेरे पास जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा और प्रोटॉन जो है दिस इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस हैव अ नेगेटिव चार्ज। और फिर कह रहे हैं कि जब ये रिवॉल्व करते हैं अपने ही ऑर्बिट्स के अंदर, ये जैसे आप लोग को इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, अब ऑर्बिट्स भी हो गया, या इलेक्ट्रॉन का जो शेल है जिसमें वो न्यूक्लियस के जो है वो अपने उस सर्कल में जो है वो घूमते हैं या रिवॉल्व करते हैं थ्रू द अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये उनका ऑर्बिट्स है, उनको हम शेल कहेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर हम इनको देखें, कंपेयर करें इनके मास को, पहले ही हमने बोला था ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि न्यूक्लियस जो है एटम का मोस्टली जो मास बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वो न्यूक्लियस के बनता है, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। फिर अगर इलेक्ट्रॉन को देखूं तो वो न्यूक्लियस के बाहर है और वो उनके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। इनका अगर हम इनके मास को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है देन अ नेगेटिव चार्ज विच इज एन इलेक्ट्रॉन। अब कह रहे हैं कि इनको नेमिंग, हम किसी भी एटम को नाम कैसे दे सकते हैं, या उनके अंदर हमें कैसे पता चल सकता है कि थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने किसी भी मतलब एटम को जब उन्होंने नाम दिया था तो वो किस चीज़ की बेस पे दिया था कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पे ही साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, उस एटम को नाम दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं कि जैसे मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन का जो कार्बन का एटम है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसने उसको नाम दे दिया कार्बन का। इसके अलावा अगर हम बाकी ऐसे एलिमेंट्स देखें जिनके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया सोडियम का, और 92 प्रोटॉन्स जिसमें प्रेजेंट हैं उनको उसको उन्होंने नाम दे दिया यूरेनियम का। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे कार्बन को इन्होंने बताया हुआ है, कार्बन है, एटम है, सोडियम है एंड यूरेनियम है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स असल में है क्या। एलिमेंट हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है ऑफ द सेम नेम। ठीक है, कि एक एटम है, उसका नाम अगर ओवरऑल हम पूरे एलिमेंट को देखेंगे तो वो एलिमेंट जो है वो एक एटम से बना होगा, जो नाम एलिमेंट का होगा वही नाम उसके एटम का होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास इसके लिए जो है अब पूरा नाम जो है वो लिखने की बजाय इन्होंने कहा कि इसके लिए साइंटिस्ट ने ये चीज़ भी एक इंट्रोड्यूस करवाई कि इस पूरे एलिमेंट के नाम की बजाय उसकी एक छोटा सा उसका एक सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो कार्बन को इन्होंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन जो उसका फर्स्ट वर्ड है ओ से उसको रिप्रेजेंट किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स अगर हम देखें तो हमारे पास आइसोटोप जो है वो ये चीज़ नहीं है कि नॉट ऑल द एटम्स ऑफ द सेम नंबर। आइसोटोप्स जो है वो सिर्फ एटम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि
अगर हम आइसोटोप को देखें तो उसमें कलेक्टिवली दोनों चीजें आती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास उसका एक एटॉमिक मास बनता है। तो उसी मास नंबर से ही हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके कितने आइसोटोप्स है, उनकी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसमें कहाँ पर फर्क आ रहा है, उसके न्यूक्लियस के किस पार्टिकल में डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे मेरे पास एक कार्बन एटम है, उसमें हमने कहा था कि कार्बन में जो है अगर हम उसके न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं। एक कार्बन है उसमें 6 न्यूट्रॉन है, दूसरे कार्बन में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, थर्ड कार्बन में 8 न्यूट्रॉन्स है उसके न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इन सब के अंदर अगर हम पॉजिटिव चार्ज जो इसका प्रोटॉन है उसको देखेंगे तो वो सब में 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है कि जब भी आपके पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फ़र्क आ जाएगा तब वो उसका क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का वो आइसोटोप कहलाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको कुछ बता देती हूँ कि असल में हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से जब हम प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मास भी डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल कि कार्बन है, अगर उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है तो 6 + 6 = 12। लेकिन अब अगर मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 तो है लेकिन अगर मैं इसके न्यूट्रॉन को 7 कर दूं तो 6 × 7 = 13। ठीक है, तो अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, वो इस आइसोटोप के मास नंबर पे या एटॉमिक मास में उनमें डिफरेंस आता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक वो बता देती हूँ, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मेरे पास एक आइसोटोप है और उस एटम का नाम जो है वो हम ये कह रहे हैं कि एटम का नाम अब हम लोगों ने खुद ही बताना है कि आइसोटोप प्रेजेंट है और इसका नाम क्या हो सकता है। जब हम इसको टोटल कलेक्ट करके यानी टोटल इसके नंबर देख लेते हैं कि इसके न्यूक्लियॉन्स को देखेंगे तभी हम इस एलिमेंट को उसका नाम दे सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसका पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये किस पोजीशन पे आ रहा है, उसका मास कितना है या उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है। तो इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक एटम है जिसमें प्रोटॉन की नंबरिंग जो है वो 90 है और इसमें न्यूट्रॉन्स की नंबरिंग जो है वो 144 है। अब हम ऐसे करते हैं, पहले इसका मास निकाल लेते हैं। तो 144 को हम इस तरह करते हैं कि 90 + 144 = 234 हो गया। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हमारे पास ये जो एटॉमिक मास आता है ये किसका होगा, ये हमारे पास आता है थोरियम का। थोरियम का एटॉमिक जो नंबर है या एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना हो गया, 234। और इसको अगर थोरियम जो है उसका अगर हम सैम्बल यूज करेंगे वो TH जो है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप। अब यहाँ पर डिफरेंट आइसोटोप्स दिए हैं, इन आइसोटोप्स में से हमने ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक एक एटम के अंदर प्रेजेंट हैं। अब इन्होंने कहा है हाइड्रोजन 2। इस हाइड्रोजन 2 जो है हमारे पास क्या है, ड्यूट्रियम है, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अगर पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन को देखें तो वो हमारे पास कितना होता है, फर्स्ट पे आता है, नंबर 1 पे आता है। तो उसमें अगर हम देखें तो सिर्फ उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 1 प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो एक मेरे पास प्रोटॉन है और एक ही मेरे पास न्यूट्रॉन है। तो ये जो है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। सो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद है अमेरिकियम। अगर अमेरिकियम है इसको अब हम लोगों ने देखना है किस चीज़ से, पीरियोडिक टेबल को यूज करके हमने देखना है कि अमेरिकियम जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे आता है। तो पहले हम उसका एटॉमिक नंबर देख लेंगे, फिर उसी एटॉमिक नंबर में से हम क्या करेंगे, पहले उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग कर देंगे, फिर देखते हैं कि क्या ये हमारे पास अमेरिकियम का आइसोटोप है या ये सिंपल उसका एलिमेंट ही प्रेजेंट है। देन उसके बाद यूरोपियम है, यूरोपियम का भी सेम हम इसी तरह देखेंगे कि पहले हम
अब यहाँ पे हमारे पास मासेस हैं, तो इनको हमने देखना है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास किस नंबर पे प्रेजेंट है। फिर इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, देन उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जी सफीउल्लाह, तो ये था आज हमारा थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, देख लिया कि हमारे पास असल में जब भी हम किसी भी एटम को पढ़ते हैं या एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। देन अब इसके बाद जो हमारे पास पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट होगा रेडियो एक्टिविटी का, कि जब भी हमारे पास रेडिएशंस किसी भी एटम में से रेडिएशंस निकलती हैं, इमिट होती हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर उनको एक एक करके उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कितना उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ये जो है हम सिंपली इनको देख सकते हैं नेकेड आई से या नहीं देख सकते, तो उसको हम लोग वहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सो ओके, देन अब पीरियड भी हमारे पास ओवर हो चुका है, टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह कल नहीं परसों जब आपका ये होगा तो इसमें मैं आगे इसको हम लोग फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।